जो कि हैं आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक अगेन विद द सीरीज ऑफ डेरिवेशन इन क्लास 11th और इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। 11th क्लास के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि हैं आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो फटाफट से हम लोग कर रहे हैं डेरिवेशन चैप्टर वाइज चैप्टर, और अब तक हम कर चुके हैं यहाँ पर ग्रेविटेशन से पहले सारे चैप्टर के डेरिवेशन, वो आप देख सकते हैं डिफरेंट वीडियोस में। और आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन। तो इसमें 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। एक डेरिवेशन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, 2 डेरिवेशन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी हैं। तो लेट अस सी द डेरिवेशन, कौन कौन से डेरिवेशन यहाँ पे हमें करने हैं। तो लेट अस सी द डेरिवेशन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पहला, वो है एस्केप वेलोसिटी। वो है एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी में क्या स्टेटमेंट आ सकती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्केप वेलोसिटी? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर गिवन इन द पैरामीटर्स ऑफ अ प्लैनेट। मतलब प्लैनेट की जो मास है और वो सब है, रेडियस है, उसके टर्म में आप जो है एस्केप वेलोसिटी बताइए कितना उसका होगा, या फिर जी के टर्म में बताइए कितना होगा, है ना। तो आप निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी अभी। डिफाइन, या फिर ऐसे स्टेटमेंट आएगा, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइनली ड्राइव करना है, जो कि आप जानते हैं √2gr आता है, वो हमें करना है ड्राइव, राइट। अब यार एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, पहले तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। तो देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब किसी भी आप बॉडी को जो है किसी प्लेनेट से ऊपर की तरफ फेंके, किसी भी एंगल पे, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे फेंको, हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है वो सेम आएगी। अगर आप ऐसे फेंकेंगे, कैसे भी फेंकेंगे, तो एस्केप वेलोसिटी विल कम सेम। तो आपको अपवर्ड फेंकना है इन ऑर्डर दैट इट में जस्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ। हमें इतनी स्पीड से फेंकना है ताकि ये वापस ना आए, ये इन्फिनिटी पे चली जाए, इसके फील्ड से दूर चली जाए, है ना। अगर मान लो छोटी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो क्या होता है, पत्थर ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है ना। लेकिन हम इतनी स्पीड से फेंकें कि वो वापस ना आए, उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और वो मिनिमम स्पीड, क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा से फेंकोगे तब भी वो चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। लेकिन क्या होगा, अभी आप मिनिमम से फेंकोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, वहां पे स्पीड 0 हो जाएगी और वहां पे वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो इन्फिनिटी पे भी उसमें कुछ स्पीड बच जाएगी, कुछ एनर्जी बच जाएगी, तो स्पीड उसकी 0 नहीं होगी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है जिससे उसे फेंके ताकि उसकी स्पीड फाइनली क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो हमें निकालना है। तो लेट अस सी द डेरिवेशन, कैसे इसे करेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं, तो देखते हैं पहले फर्स्ट मेथड क्या है। और देखो यार, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, इफ यू नो द डेफिनेशन क्लियरली, तो फिर इजी है, फिर कोई बड़ा काम नहीं है, इसको निकालना बहुत इजी है, राइट। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, सॉरी फर्स्ट तरीका क्या है। फर्स्ट तरीका यह है इसमें कि हम इंटीग्रेशन का यूज करें, हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करें। हमने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी है और काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर जा रहा है, तो इस पे कितना वर्क करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, वो हम पहले निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो जब ये बाहर जाएगा तो इस पे क्या होगा, अर्थ अपना फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पत्थर यहाँ पे होगा, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आपको इसे बाहर ले जाना है। तो जब बाहर ले जाएंगे तो कुछ वर्क हो रहा होगा यहाँ पे, देयर विल बी सम वर्क डन ऑन इट। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं, है ना, वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, आप जानते हैं 2 बॉडी के बीच का जो फोर्स होता है वो होता है Gm1m2/r²। Gm1m2/r², न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो पता है सबको। तो इस पे जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो हमें पता है, ठीक है। और वर्क डन हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है ना, क्योंकि Gmm/r² है। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा, तो यहाँ पे जो वर्क आएगा वो वेरिएबल आएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए पत्थर यहाँ पे जब है, इसका डिस्टेंस यहाँ से r है, मान लीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ से, और ये dr डिस्टेंस ऊपर चला, यहाँ तक इसको मान लेता हूँ बहुत स्मॉल डिस्टेंस dr ऊपर गया,
तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इस केस में, हमें वर्क करना पड़ेगा F इंटू डी आर। तो जो स्मॉल वर्क हमें करना पड़ेगा वो होगा F इंटू डी आर, F इंटू डी आर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड F की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, F की वैल्यू हो जाएगी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी को मैं mb लिख लेता हूँ मान लीजिए, बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फोर्स इंटू डी आर, दिस इज द वर्क डन इन बॉडी को यहां से आने में इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें बॉडी को सरफेस से इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, सरफेस से इन्फिनिटी पे। तो मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क इस वर्क से निकाल सकता हूं मैं, इसे इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। चलो यार इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो यार इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करोगे तो जी एम ई एम बी, ये सब तो वैसे कांस्टेंट हैं, तो बाहर लिख सकता था पहले भी, है ना। अगर थोड़ा सा आप लोग आलसी हो मेरी तरह तो पहले ही बाहर लिख सकते हो, पहले ही बाहर लिख दो, अदरवाइज अगले स्टेप में लिख दो। अदरवाइज मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं। चलो अब बाहर लिख देता हूं, अब बाहर लिखूंगा तो क्या बनेगा, जी एम ई एम बी बाय आर स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा डी आर बाय आर स्क्वायर। तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको मैं अंदर ही रहने देता हूं, अभी इसको अंदर ही रहने देता हूं। अब यार यहाँ पे जो है हमें इंटीग्रेट करना है इसको डी आर बाय आर स्क्वायर को। उसका इंटीग्रेशन जो होता है आपको पता है, इंटीग्रेशन ये आर की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो इंटीग्रेशन आर की पावर -1 बाय -1 आ जाएगा, है ना। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 dx, है ना। अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो तो यहाँ पे हमारा है आर की पावर -2, तो -2 का जो इंटीग्रेशन करोगे तो -2 प्लस 1 यानी -1 पावर हो जाएगी और डिवाइड में -1 आ जाएगा, है ना। तो हमें पता है इंटीग्रेशन यहाँ पे, लेकिन जो इंटीग्रेशन है उसकी एक लिमिट होगी, उसकी एक लिमिट होगी। तो ये जो पत्थर है हमारा, ये जो आर है हमारा, वो इस आर से यानी कि प्लेनेट की जो रेडियस है उससे वेरी करेगा इन्फिनिटी तक। आपका जो डिस्टेंस है पत्थर का वो यहाँ पे आर था, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था, आर। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, या अर्थ है मान लीजिए इस केस में, तो वहां से वेरी करेगा डिस्टेंस आपका इन्फिनिटी तक। तो आपकी जो लिमिट आएगी वो लिख दो यहाँ पे यार, आर ई से इन्फिनिटी, आर ई से इन्फिनिटी। तो ये आ गई मेरी लिमिट, ये आ गई मेरी लिमिट। अब कर लो इंटीग्रेट, है ना। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसे इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा यार हमारा, इजी डेरिवेशन है ना, कोई टफ तो नहीं है इसमें, कोई टफ तो है नहीं, कुछ नहीं करना इसमें, है ना, कुछ भी नहीं करना हमें। इजी डेरिवेशन है, कर सकते हैं बड़ा इजीली। बस आपको ना डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो अगर हमारी डेफिनेशन क्लियर है तो वी कैन इजीली डू इट। तो ये यार आ गया लिमिट आपका, इसे कर लो सॉल्व। तो माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ, माइनस जी एम ई एम बी अपॉन 1 बाय आर आएगा, तो ये 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बाय आर आएगा, इसका इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय आर आएगा, तो लिमिट पुट करूंगा तो 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय आर ई आ जाएगा। 1 बाय इन्फिनिटी हमारा होता है 0, तो ये 0 माइनस 1 बाय आर ई हो जाएगा। तो माइनस 1 बाय आर ई और एक माइनस ये है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी एम ई एम बी बाय आर ई। ये मेरा वर्क डन आ गया, ये मेरा क्या आ गया, वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम taking a particle from the surface of the earth to the infinity, right? Okay, now we have to calculate the escape velocity, we have to calculate the escape velocity. तो ये जो वर्क हुआ होगा ये कौन सी एनर्जी के कारण हुआ होगा, कौन सी एनर्जी के लॉस से इतना वर्क हुआ होगा। तो वो जो है कौन सी एनर्जी हो सकती है, वो है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी थी उसे हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो हाफ एम वी स्क्वायर के लॉस से उसने इतना वर्क किया होगा, है ना। उसमें आपने शुरू में कितनी एनर्जी दी, हाफ एम वी स्क्वायर, इतना वर्क उसने करके लॉस कर दिया एनर्जी। तो जो आपने हाफ एम वी स्क्वायर दी होगी उसके बराबर होगी, वो इसके बराबर होगी। तो अगर इसके बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है तो पार्टिकल हमारा इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा और वहां पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 0। वहां पे हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0। तो इसको मैं कर देता हूं इक्वेट हाफ एम वी स्क्वायर के, है ना। नाउ वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी वी एस्केप वेलोसिटी, है ना। इसके बराबर होगा ये वर्क डन। तो इसको इक्वेट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट जी एम ई एम बी
बाय आर ई इक्वल टू हाफ एम। एम किसका मास है? यहाँ पे बॉडी का मास है, ये बॉडी का मास है, इसको काइनेटिक एनर्जी दी आपने, तो ये एम बी से एम बी कट जाएगा, एम बी से एम बी कट जाएगा, तो वी कितना आ जाएगा? 2 को यहाँ ले जाते हैं तो ये जाएगा 2 जी एम ई अपॉन आर ई, और उसका हो जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारा आ गया एस्केप वेलोसिटी, ये हमारा आ गया एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये यार ऐसे निकाला हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने जो है इसमें एनर्जी का लॉस जो है उसको इक्वेट कर दिया काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और वहां से हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, ये जो एस्केप वेलोसिटी आ रही है इसमें मास ऑफ द बॉडी नहीं आ रही, मास ऑफ द बॉडी नहीं आ रही, तो ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, केवल मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है उस पर डिपेंड करेगा, और रेडियस ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आया। इसको हम चाहें तो जी की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, स्मॉल जी की फॉर्म में, तो आप जानते हैं कि स्मॉल जी होता है हमारा, वो होता है यार जी एम ई बाय आर स्क्वायर। अब ये मत पूछना कैसे होता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले ही। तो जी एम ई बाय आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे अगर, जी एम ई बाय आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, मैं लिख सकता हूं जी एम ई अपॉन आर ई, और ये एक और आर ई यहां चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो एक आर ई यहां चला गया। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? अब इस पूरे की वैल्यू मैं लिख सकता हूं जी इंटू दिस जी इंटू आर ई, है ना, तो इस पूरे की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू हो गई जी इंटू आर ई। तो यहां जी इंटू आर ई पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? वी एस्केप इक्वल टू 2g इंटू आर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ। और इसकी अगर आप वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू अगर 9.8, आर की वैल्यू जो हमारी होती है 6400 किलोमीटर होती है, मीटर में कन्वर्ट करके पुट करोगे तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है आपकी अर्थ से? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम और फॉर्म में भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में मान लो और फॉर्म में पूछा डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, ऐसे कुछ पूछा, तो डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट आप अगर पुट करना चाहो तो यहां पुट कर सकते हो। मास ऑफ द प्लेनेट जो होगा वो होगा, अर्थ है, स्फीयर है, तो उसका मास कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन पूरी डेंसिटी की टर्म में भी हो सकती है ना। तो हम किसी भी टर्म में इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये हमने देखा फर्स्ट मेथड टू ड्राइव द एस्केप वेलोसिटी। लेट अस सी द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड भी सिमिलर है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे फर्क बस ये है कि हम यहाँ पे एनर्जी का हेल्प ले लेंगे, हम यहाँ पे एनर्जी का हेल्प लेंगे। तो देखो, जब हमारी बॉडी जो है सरफेस पे है तो इसके पास दो एनर्जी हैं, इसके पास दो एनर्जी हैं, एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और जब ये इन्फिनिटी पे पहुंची तो इसके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि हमने जीरो माना है उसको, फाइनली इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा हमने इतनी स्पीड से फेंका कि फाइनली उसकी पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, है ना। हमने बहुत कम स्पीड से, मैंने जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड थी उतने से फेंका, मिनिमम स्पीड जो रिक्वायर्ड थी उतने से फेंका, तो इसकी स्पीड जो है वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी, तो स्पीड इज जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो होगी वो भी जीरो हो जाएगी क्योंकि फील्ड से बाहर चला गया, इसके अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है यहाँ पे, काइनेटिक भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है ना। तो दोनों एनर्जी जीरो है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम इंटू एम ऑफ द बॉडी इंटू वी ई का स्क्वायर। आपने जो वेलोसिटी दी है, एस्केप वेलोसिटी दी है, तो वी ई का स्क्वायर है, काइनेटिक हो गई। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिपेंड करेगी अर्थ के मास पे और इसके मास पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है माइनस जी m1 m2 बाय आर, माइनस जी m1 m2 बाय आर। दो बॉडी के बीच में अगर डिस्टेंस r है और उनका मास m1 m2 है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है माइनस जी m1 m2 बाय आर। यहाँ पे अगर मैं रखूं यार इसे, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? नेगेटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना। तो मास ऑफ द बॉडी इंटू मास ऑफ द अर्थ बाय आर, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो अगर ये सरफेस पे रखा हुआ है तो डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, कहां पर? सरफेस पर, और इन्फिनिटी पे जीरो है। अब आपको पता है एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पे एनर्जी लॉस तो कोई हुआ नहीं,
एनर्जी लॉस तो कोई नहीं होगा, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो एनर्जी है आपकी वो क्या बोलती है कि आपकी जो एनर्जी होंगी इनका सम क्या होगा, कांस्टेंट। इनका सम क्या होगा, कांस्टेंट। तो मैं इस एनर्जी को इसके बराबर कर सकता हूं, इस एनर्जी को इसके बराबर कर सकता हूं। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है यार, कई जगह ये यूज हो जाता है। कई जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यूज होता है हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में स्पेशली। तो इंपॉर्टेंट लॉ है काफी, लेकिन यूज करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम हो जाती है ना। अदरवाइज जो है कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें आना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यहां पे लगाएंगे तो वी कैन राइट दैट E1 इक्वल टू E2 एंड दिस इंप्लाइज दैट ये एनर्जी का सम यानी कि हाफ एम बी वी का स्क्वायर माइनस, मैंने प्लस लिखूंगा लेकिन ये माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, एम बी एम ई बाय आर इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो जाएगी 0 + 0 यानी कि 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम भी लिख सकते हो, मैंने यहां पे शायद कैपिटल एम लिख दिया है तो एक ही बात है, इनटू वी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो गया, इसको मैं यहां लिया है तो इक्वल टू में आ गया, ये प्लस हो जाएगा जी एम ई मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी अपॉन आर अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैं एम बी से एम बी काट देता हूं, दोबारा 2 को यहां ले आता हूं तो वी, फिर दोबारा हमारा क्या आ गया, फिर से हमारा सेम आ गया 2√GME बाय आर। देखो यहां पे 2 कहां गया, ये रहा √2GME बाय आर, है ना, √2GME बाय आर। तो यहां भी क्या आ गया, √2GME बाय आर। जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपको पता है, एम इज द मास ऑफ द अर्थ और आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अगर आपको पूछें डेंसिटी की टर्म में या फिर किसी और टर्म में तो यू कैन फाइंड इन टर्म ऑफ दैट ऑल्सो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब पेपर में क्या करना है, पेपर में दोनों करने हैं क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पेपर में जो है आप एक डेरिवेशन भी कर सकते हो, काम आपका या तो ये तरीके से कर लो या फिर किसी तरीके से कर लो तो आपका काम चल जाएगा। आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके। हाँ, अगर आपके टीचर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो मानते हैं कि आप लोग जो है बच्चे कहते हैं सर टीचर ने जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर का बोल दिया, इतना सारा लिख दो। तो अगर ऐसा कुछ होता है, टीचर आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं आपसे, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई है, तो फिर दोनों डेरिवेशन भी कर सकते हो, दोनों डेरिवेशन भी कर सकते हो। ओके, बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन, वी हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन। होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा इसके वेलोसिटी का, और पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो यू विल नॉट लूज एनी मार्क्स इन दिस, एंड आप जो है पूरा लिख के आंसर पूरा लेके आएंगे और इसको डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपके नंबर पूरे आएंगे। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे ग्रेविटेशन के बाकी 2 डेरिवेशन और उनका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम देखेंगे। टिल देन आप लोगों से लेते हैं हम विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।